बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट के लिए और फार्मेसी जो कर रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें हर एक वर्ड का पता हो कि इसका क्या मतलब है। कार्डियो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। एक्चुअली टाइम का ताकि वीडियो शॉर्ट बने तो मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा ऐसी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हुई है। हार्ट is a pumping organ which pump blood through blood vessel into whole body। हार्ट को पंपिंग आर्गन कहा गया है क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स की मदद से हमारी पूरी बॉडी में। ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स विच सर्कुलेट ब्लड टू होल बॉडी। ये पाइप की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? जैसे पाइप होता है ना, तो वैसे ये भी ऐसे पाइप की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सर्कुलेट करते रहते हैं ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर। इसके बाद उन्होंने बताया कि हार्ट पंप करता है ब्लड को। हार्ट पंप ब्लड थ्रू ब्लड वेसल इनटू थ्रू टू डिफरेंट वेज। दो डिफरेंट वेज के थ्रू पंप करता है। फर्स्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशंस, सेकंड होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? राइट साइड ऑफ हार्ट पंप deoxygenated blood into the lungs where exchange of gases take place and oxygenated blood enter into the left side of heart. It is called pulmonary circulations। हार्ट की दो साइड होती हैं, एक होती है राइट साइड, दूसरी होती है, हार्ट ऐसे होता है ना, आई थिंक कोन शेप्ड होता है, तो उसकी दो साइड्स होती है, एक होती है राइट साइड, दूसरी होती है लेफ्ट साइड। राइट साइड ने हार्ट को क्या किया? पंप किया। अब वहाँ से पंप होता हुआ ब्लड हमारे कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में एयर सैक्स में ऑक्सीजन होती है, वहाँ की ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है? वो हो जाती है एयर सैक्स में, जहाँ उसे एक्सहेल किया जाता है बॉडी के बाहर। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स इनटू बॉडी टिश्यू वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ने क्या किया? पंप किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू तक, जहाँ सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और अपना वेस्ट दोबारा राइट साइड ऑफ हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशंस। ये मैं आपको बुक के थ्रू समझाता हूँ ये कैसे हो रहा है। ये है राइट साइड, ये है लेफ़्ट साइड। राइट साइड ने पंप किया, ये आप देख रहे हैं, ये सीधा किसकी तरफ जा रही है? पल्मोनरी ट्रंक, ये लंग्स की तरफ जा रही है। अब लंग्स से ये ऑक्सीजनेट हो गया लेफ़्ट साइड में। अब लेफ़्ट साइड ने पंप किया, ये बॉडी टिश्यू तक गया, बॉडी टिश्यू से अब दोबारा ये राइट साइड में चला गया। इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। सो राइट से लंग्स, लंग्स से लेफ़्ट हार्ट तक, ये कौन सी है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। वैसे पल्मोनरी का लफ्ज़ लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। और लेफ़्ट साइड से लेकर बॉडी टिश्यू तक और बॉडी टिश्यू से दोबारा राइट साइड तक, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हम पढ़ लेंगे ब्लड वेसल्स। आप सबने ब्लड वेसल्स सारी पढ़ी होंगी। आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन एंड वेन्यूल्स। हार्ट ने पंप किया ब्लड को, सबसे पहले क्या गया? आयोर्टा में, आयोर्टा से आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन, वेन्स वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेन्स में। ओके, नाउ डिस्कसिंग व्हाट आर आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। अच्छा, दीज ब्लड वेसल जो होते हैं ना, कैरी करती हैं ब्लड, दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, यानी कि ये दिल से दूर लेके जाती हैं। ए से आर्टरी होता है, ए से अवे। अभी मैंने आपको स्केच दिखाया था, तो क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है मोस्टली, तो हम इनको आर्टरी कहते हैं। ऐसी वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करें उनको हम आर्टरीज़ कहते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करें उनको हम कहते हैं वेन्स। सो अभी मैंने आपको दिखाया था कि आर्टरीज़ जो थी ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से दिखाया गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से। सो ये आर्टरीज़ देखना, यहाँ से हार्ट है, ये अवे फ्रॉम दी हार्ट बॉडी टिश्यू तक ला रही है, जबकि वेन्स क्या है? ये बॉडी टिश्यू से टुवर्ड दी हार्ट ला रही है। अगर यूँ भी याद ना हो तो आप ये याद कर लें, ए से आर्टरी होता है, ए से अवे। सो अवे कैसे? हार्ट से अवे।
दे आर डिफर इन साइज़ अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, अपने फंक्शन के मुताबिक इनका साइज़ होता है। साइज़ ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा इज़ 25 mm यानी 25 मिलीमीटर, जबकि साइज़ ऑफ आर्टरीज़ दूसरी आर्टरीज़ जो आयोटा से निकलती है 4 mm, while the size of smallest arteries which are arterioles is 10 macrometer, not a millimeter, macrometer, जबकि स्मॉलेस्ट आर्टरियोल का साइज़ कितना होता है 10 मैक्रोमीटर होता है। मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ये 3 लेयर से बनी होती हैं। आउटर लेयर ऑफ दिस वेसल इज़ कॉल्ड टुनिका एडवेंटिशिया, आउटर लेयर को हम टुनिका एडवेंटिशिया से कहते हैं जो कि विच इज़ मेड अप ऑफ फैब्रस टिशू, वो फैब्रस टिशू की बनी होती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है ना वो टुनिका एडवेंटिशिया होती है और वो फैब्रस टिशू से बनी होती है, एडवेंटिशिया। टुनिका का वर्ड सभी में कभी। जो मिडल लेयर होती है वो किससे बनी होती है, टुनिका मीडिया, और जो इनर लेयर होती है वो बनी होती है इंटीमा। नाम से ही ज़ाहिर है, इनर से इंटीमा, मिडल से मीडिया और आउटर से एडवेंटिशिया। आउटर है तो कौन सी मैंने बताई है, एडवेंटिशिया, मिडल है तो मीडिया और इनर है तो इंटीमा बताई है, ये रही इंटीमा। नाम से ज़ाहिर, इनर से इंटीमा, मिडल से मीडिया और आउटर से एडवेंटिशिया। ओके, so outer layer is made up of outer layer is called tunica adventitia which is made up of fibrous tissue, fibrous tissue से बनी है, फाइबर से बनी है। फाइबर्स क्या करते हैं, स्ट्रेंथन देते हैं किसी चीज़ को। सो क्या होती है, सो मेंटेन शेप ऑफ ब्लड वेसल, क्योंकि फैब्रस टिश्यू से बनी है, फैबर्स स्ट्रेंथन देते हैं तो ये शेप ऑफ सेल को मेंटेन करती है। इनर लेयर जो होती है ब्लड वेसल्स की उसको हम टुनिका इंटीमा, इनर से इंटीमा कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, जो कि एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है या स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। और इसके बाद मिडल लेयर, दोनों के बीच में मिडल ही आना चाहिए। सो मिडल लेयर मेड अप ऑफ टुनिका मीडिया, मिडल लेयर को हम टुनिका मीडिया कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू। दो चीज़ों टिश्यू से बनी होती है, एक तो स्मूथ मसल, दूसरा इलास्टिक टिश्यू, इन दोनों चीज़ों से टुनिका मीडिया बनी होती है। सो इन यही होती है जो कि ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। यानी अगर आपका बीपी लो है तो ये कंट्रैक्ट करा देगी ब्लड वेसल्स को ताकि प्रेशर इंक्रीज़ हो। अगर आपका बीपी हाई है तो ये ब्लड एरिया एक्सपैंड करा देगी ब्लड वेसल्स का, ताकि बीपी जो है ना वो लो हो जाए या मेंटेन हो जाए। आर्टरीज़ क्या होती हैं, आर्टरीज़ जो होती हैं ना ये ब्रांचेस होती हैं। लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा की ब्रांचेस हैं। वॉल ऑफ आर्टरीज़ आर थिकर देन वेन्स टू विथस्टैंड हाई प्रेशर ऑफ आर्टरियल ब्लड, क्योंकि आर्टरीज़ का प्रेशर हाई होता है, वेंट्रिकुलर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर पंप करता है आयोटा में, आयोटा से आते हो आर्टरीज़ में। सो प्रेशर हाई होने की वजह से इनकी वॉल्स वेन्स से थिकर होती है, जबकि वेन्स जो होते हैं ना वो बॉडी सिस्टम से लाती है, क्योंकि वहाँ पंप नहीं होता। सो ब्लड का प्रेशर लो होने की वजह से उनकी वॉल थिनर होती है। amount of elastic and smooth tissue and smooth muscle vary in arteries according to their functions। यानी इनके अंदर जो स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू होते हैं ना, इनकी जो अमाउंट होती है वेरी करती है इनके फंक्शंस के मुताबिक। लार्जेस्ट आर्टरी सच एज aorta have a more elastic tissue, less smooth muscle in the tunica media। लार्जेस्ट आर्टरी थी जैसे कि aorta have a more elastic tissue and less smooth muscle in tunica media to withstand high pressure of the blood, so it can stretch and relax according to the blood volume। सो क्या हुआ, लार्जेस्ट आर्टरी aorta जो है ना इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होता है, स्मूथ मसल कम होते हैं। सो ये एक्सपैंड और रिलैक्स करती रहती है ब्लड वॉल्यूम के मुताबिक। इलास्टिक टिश्यू होने की वजह से ये एक्सपैंड इजीली करती है और स्ट्रैच इजीली करती है और रिलैक्स यानी कि कंस्ट्रक्ट इजीली होती है। While the arterioles have entirely smooth muscle in the tunica media, जबकि आर्टरियोल्स जो है ना वो इंटायरली स्मूथ मसल रखते हैं टुनिका मीडिया में। ये MCQs आ सकता है आपके लिए।
आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी लेयर होती है जिसके अंदर, या ऐसी कौन सी वेसल होती है जिसके अंदर इंटायरली स्मूथ मसल होते हैं, तो आपने कहना है आर्टरीओल्स। वेब में पूछा जा सकता है। सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर यानी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इज डिटरमाइंड बाय द आर्टरीओल्स और स्मॉलेस्ट इन साइज, सो दे ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द ब्लड, सो द सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय द आर्टरीओल्स आर आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस वेसल्स। अच्छा, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर जो हमारा बॉडी का प्रेशर होता है हम आर्टरीओल्स की मदद से डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि आर्टरीओल्स का साइज़ स्मॉलर होता है तो ये ब्लड को ग्रेटर रेजिस्टेंस देती हैं। ग्रेटर रेजिस्टेंस देने की वजह से हमें अपना ब्लड प्रेशर मालूम हो जाता है, इसलिए हम आर्टरीओल्स को रेजिस्टेंस वेसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है एनास्टमोसिस आर्टरी। एनास्टमोसिस और दोज आर्टरी विच फॉर्म अ लिंक विद द मेन आर्टरीज, यानी कि ये मेन आर्टरीज़ के साथ लिंक बना देती हैं, तो उस आर्टरीज़ को हम एनास्मोटिक आर्टरी कहते हैं जो मेन आर्टरी के साथ लिंक बनाए। प्लाज्मा ऑफ पम्प्स ऑफ द हैंड, सोल्स ऑफ द फीट, ये उनमें पाई जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द जॉइंट्स रिसीव एनास्टमोटिक सर्कुलेशंस। तो if one artery which supplying oxygenated blood to the tissue is blocked, यानी aculated blocked को भी कहते हैं, इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जा सकता है, then the anastomotic artery provide a collateral circulation यानी alternative circulation, यानी कि एक आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही थी टिश्यू को ब्लॉक्ड हो गया है, तो एनास्टोमोटिक आर्टरी जो है ना उसे कोलेटरल सर्कुलेशन यानी अल्टरनेटिव ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है। वो कैसे, मैं आपको यूँ स्केच बना के समझाता हूँ। ये जा रही है मेन आर्टरी, ठीक है, ये हमारे हैंड को सप्लाई कर रही है, पाल्म्स ऑफ हैंड, ऐसे बना लें, ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ, इस इधर आगे एनास्टोमोटिक आर्टरी, उसने भी आके इसके साथ लिंक बना लिया, ऐसे ऐसे। अब समहाउ उसने आके इसके साथ ऐसे लिंक बना लिया, ऐसे। अब समहाउ एम्बोलिज्म हो गया या कोई ट्रॉमा की वजह से इसकी ब्लॉकेज आ गई है, तो क्या होगी, ये कोलेटरल सर्कुलेशन एनास्टोमोटिक आर्टरी प्रोवाइड करती रहेगी। एनास्टोमोटिक आर्टरी जो है ना, एनास्टोमोटिक आर्टरी, ये इसको कोलेटरल सर्कुलेशन हमारे पाल्म्स ऑफ हैंड को प्रोवाइड करती रहेगी। इसको कहते हैं एनास्टोमोटिक आर्टरी। एक दूसरी होती है एंड आर्टरी, नाम से ही ज़ाहिर है, यानी इसके बाद कोई दूसरा उसके पास सप्लाई के लिए नहीं है। एंड आर्टरी इट इज़ ओनली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू, यानी कि सोल सोर्स है, सिर्फ एक ही सोर्स है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए टिश्यू को। इसकी बुक में ये डेफिनेशन है, इट इज़ अ सोल सोर्स टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू, यानी टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए ये सिर्फ अकेला रास्ता है। ये अब ये कैसे हम एंड आर्टरी कहाँ पाई जाती है, हमारे रेटिना ऑफ आई में, आई के रेटिना में पाई जाती है। इसके अलावा ये जो ब्रांचेस ऑफ सर्कल ऑफ विलस होती है ना, ब्रांचेस याद रखना, सर्कल ऑफ विलस के साथ ब्रांचेस का वर्ड यूज़ करना है, तो वहाँ ये एंड आर्टरी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने ये रेटिना बनाया है आई का, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये रहा आई का रेटिना, तो इसको एक आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्लड। अगर इसमें ब्लॉक हो गया तो ब्लड नहीं जा रहा ना, तो ब्लड नहीं जा रहा तो इसमें क्या आपकी ब्लडनेस हो सकती है। सो वही बात नहीं, इफ़ द आर्टरी ऑफ रेटिना इज़ ब्लॉक्ड, नो कोलेटरल सर्कुलेशन इज़ प्रेजेंट, सो इट कैन कॉज ब्लडनेस, इससे आपकी ब्लडनेस यानी अंधा भी हो सकता है इंसान अगर उसको उसकी रेटिना ऑफ आर्टरी जो है ना वो ब्लॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ना है, अब हम पढ़ रहे हैं कैपिलरीज़। अब कैपिलरीज़ कैसे बनती हैं, आर्टरीओल्स मस्ट टू फॉर्म ए नंबर ऑफ स्मॉल वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज़। अब क्या हुआ, हार्ट से निकलता है आयोर्टा, आयोर्टा से बनती है आर्टरीज़, आर्टरीज से बनी आर्टरीओल्स, आर्टरीओल्स से बनती है कैपिलरीज़, आर्टरीओल्स मर्ज होकर बनाती हैं कैपिलरीज़, कैपिलरीज़ मर्ज होकर बनाएंगे वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मर्ज होकर वेन्स, और वेन्स से दोबारा ब्लड हार्ट में पहुंच जाएगा। सो उन्होंने मर्ज होकर बनाए कैपिलरीज़। अब साइज़ ऑफ कैपिलरीज़ इज नियरली इक्वल टू द साइज़ ऑफ आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स विच इज़ 7 माइक्रोमीटर। अच्छा, इस एरिथ्रोसाइट के बराबर इसका साइज़ होता है, ये याद रखना। इसके बाद उन्होंने बताया कैपिलरीज़ आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से, हमने पीछे आर्टरीज पढ़ा है, सेम वेन्स भी ट्रिपल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, जबकि हमने पढ़ा था वेन्स के बारे में।
और आर्टरीज़ के बारे में, आउटर थी टूनिका एडवेंटिशिया जो कि फाइब्रस टिश्यू की बनी थी, इनर थी मिडल थी टूनिका मीडिया, और उसके इनर जो थी ना वो थी टूनिका इंटीमा। सो सेम दोबारा टूनिका इंटीमा बनाओ, उसके बाद आप बनाओ टूनिका मीडिया, फिर एडवेंटिशिया, तो ये ब्लड वेसल आपकी बन गई। तो नीचे 3 इस तरह बनाओ, ऊपर 3 और बनाओ ऊपर, तो इस तरह आपकी ब्लड वेसल बनती है, यानी कि टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा, फिर टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया, फिर टूनिका एडवेंटिशिया, तो ये ब्लड वेसल बनती है। तो वही बात कर रहे हैं कि जबकि ये तो आर्टरीज़ की बात है और वेन्स की बात है, जबकि कैपिलरीज सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से बनी हो, वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से बनी है, तो सिंगल लेयर होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके स्मॉल। अभी मैंने बताया कि उसका साइज़ जो होता है ना वो 7 मैक्रोमीटर होता है, यानी कि 7 मैक्रोमीटर आरबीसी के साइज़ के बराबर, जबकि हमने पढ़ा था आर्टरीज़ का साइज़, आर्ट्रियोल्स का साइज़ 10 माइक्रोमीटर, यानी आर्ट्रियोल से भी कम होती है, मतलब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो इससे फ्लूइड निकल जाता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है सेल्स के दरमियान और कैपिलरी फ्लूइड के दरमियान। तो इसीलिए हम यहाँ से मटेरियल निकलता है और आर्टरीज़ और वेन में से नहीं निकलता, क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बनी हुई है, याद रखना। कैपिलरीज लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन थ्रू विच वाटर एंड अदर सब्सटेंस कैन पास। ये एक बेसमेंट में कैपिलरीज जो होती है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती हैं, जिससे मटेरियल जैसे वाटर एंड दूसरे मालिक्यूल पास हो सकते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि मालिक्यूल को गुजरने की इजाज़त देती है। अच्छा, लार्जर मालिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स डू नॉट पास थ्रू द कैपिलरीज। अगरचे कैपिलरीज सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बनी हुई है, अगरचे कैपिलरीज क्या है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बनी हुई है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, थोड़ी सी ब्रीक जितनी स्पेस होनी चाहिए ताकि मटेरियल जहाँ से फ्लो करे। ये पोर्स जो होते हैं ना स्मॉलर होते हैं, तो प्रोटीन का साइज़ होता है लार्जर, प्रोटीन का साइज़ लार्जर होता है और ब्लड सेल्स का भी साइज़ लार्जर होता है, तो इन पोर्स से पास नहीं हो सकते। ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो जब ये यहाँ से पास नहीं हो सकते, साइज़ इनका क्या होता है लार्जर होने की वजह से। आगे उन्होंने बताया कि कैपिलरीज के ना 2 एंड होते हैं, एक होता है आर्टेरियल एंड, दूसरा होता है वेनस एंड। अब आर्टेरियल एंड नाम से ज़ाहिर है किसके पास होगा, आर्टरीज़ के पास होगा ना, इसलिए हम इसे आर्टेरियल एंड कहते हैं। दूसरा होता है वेनस एंड, जो कि किसके पास होगा, वेन्स के पास होगा। अभी मैं आपको बुक से समझाता हूँ कि आर्टेरियल एंड कौन सा है और वेनस एंड कौन सा है। ये है आर्टेरियल एंड, आर्टरीज जहाँ ख़त्म हो रही है ना इसको कहते हैं आर्टेरियल एंड, और जहाँ से वेन्स स्टार्ट हो रही है उसको हम कहते हैं वेनस एंड। आर्टरी एंड से क्या होता है, फ्लूइड इंटर होता है बॉडी सेल्स के अंदर यानी टिश्यू के अंदर, और वेनस एंड से क्या होता है, टिश्यू से जो वेस्ट होता है या फ्लूइड जो होता है ना, वो जो फ्लूइड आर्टेरियल एंड से मतलब इंटर हुआ था वो वाला फ्लूइड, और जो न्यूट्रिएंट्स जो सेल ने यूज़ करके वेस्ट एक्सक्रीट किया है, वेस्ट और फ्लूइड दोबारा वेनस एंड तक जाता है, उसको हम कहते हैं वेन्स तक जाता है, उसको हम कहते हैं वेनस। जिस जगह से जाता है उसको हम वेनस एंड कहते हैं, यानी जिस जगह से फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स इंटर हुए उसको हम कहते हैं एट्रियल एंड, और जिस जगह से वेस्ट और जो बचा हुआ फ्लूइड था इंटर हुआ उसको हम कहते हैं वेनस एंड। ये ब्लू कलर वाला वेनस एंड है और ये रेड कलर वाला आर्टेरियल एंड है। सो वही बात है, उन्होंने कहा है कि आर्टेरियल एंड थ्रू विच फ्लूइड इंटर इनटू द टिश्यू, आर्टेरियल एंड से फ्लूइड का टिश्यू में जाता है, वेनस एंड फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू इंटर इनटू द वेनस एंड, यानी वेस्ट एंड फ्लूइड, यहाँ वेस्ट का लफ्ज़ भी ऐड कर लें आप। कैपिलरी बेड, कैपिलरी बेड इज़ अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। कैपिलरी बेड उस जगह को कहते हैं जहाँ से सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, फ्लूइड और बॉडी ब्लड और टिश्यू के दरमियान। ये जो फ्लूइड एक्सक्रीट होता है ना, ये बात करता है ऑल दी सेल्स ऑफ बॉडी, बट इट डज़ नॉट बात सम सेल्स, कुछ सेल्स हैं जिनको बात नहीं करता। वो कौन से सेल्स, सेल्स ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज, आँखों का जो कॉर्निया होता है उनके सेल्स को, और सेल्स ऑफ स्किन सरफेस। दो ऐसे, एक तो स्किन की सरफेस के ऊपर जो सेल्स पाए जाते हैं, दूसरी कॉर्निया ऑफ आइज को, इनको ये बात नहीं करता। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेनोसाइट्स क्या होते हैं और इनका कैपिलरीज से क्या डिफरेंस है। हैं तो कैपिलरीज, लेकिन इनका कैपिलरीज से क्या। सेनोसाइट्स आर दोज कैपिलरीज विच आर सिग्निफिकेंटली वाइडर एंड मोर लिकर
सिग्निफिकेंट लैडर वाइडर मतलब उनका डायमीटर लार्जर होता है, मोर लीकर यानी मटेरियल इजीली पास होता है, देयर वॉल्स आर इनकम्प्लीट इनकी वॉल्स होते हैं, ल्यूमन्स मच लार्जर दैन दी नॉर्मल कैपिलरीज यानी ये जो नॉर्मल कैपिलरीज होते हैं उनकी निस्बत इनका ये ज़्यादा वाइडर सिग्निफिकेंटली उनसे वाइडर होती हैं और उनसे मोर लीकर रहती है यानी मटेरियल को इजीली पास होने देते हैं, और इनकी वॉल्स भी इनकम्प्लीट होती है और इनका ल्यूमन यानी डायमीटर भी लार्जर होता है नॉर्मल कैपिलरीज से। उन कैपिलरीज को उसको हम कहते हैं सेनोसाइड्स। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे लीवर्स और बोन मैरो में कैपिलरीज ये पाई जाती हैं। सो द सिनोसाइडल कैपिलरीज अलो फास्टर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। तो ये फास्टर एक्सचेंज कराती है सब्सटेंस का क्योंकि ज़्यादा वाइडर हैं, मोर लीकर हैं, वॉल्स इनकम्प्लीट हैं, ल्यूमन ज़्यादा है इन खसूसियात की वजह से। इसके बाद आता है कैपिलरी रीफिल टाइम। सो क्या चीज़ होती है? अब ये देखें, मैंने ऐसे दबाया अपने फिंगर की मदद से अपनी उंगली को, तो क्या हुआ, यहाँ कैपिलरीज जो थी ना उसकी टिश्यू उस जगह पे ब्लड की सप्लाई स्टॉप्ड हो गई। ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई तो टर्न वाइट हो जाती है। जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये दोबारा पिंकिश हो गई और पिंकिश हो गई इनको ब्लड सप्लाई दोबारा इसको मिल गई है। तो ये कैपिलरी रीफिल टाइम लेस दैन 2 सेकेंड्स होता है। ये MCQs आ सकता है। अभी मैं पढ़ाता हूँ। व्हेन एन एरिया ऑफ ए सिंगर स्किन इज़ प्रेस्ड फिर्मली फॉर 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड फिर्मली फॉर 2 सेकेंड विद द फिंगर्स। किसी भी टाइम कितने भी टाइम के लिए आप उसको प्रेस कर लें, 2 सेकेंड की छोड़ें अभी। द एरिया टर्न वाइट बिकॉज द ब्लड सप्लाई इज स्टॉप्ड देयर। व्हेन फिंगर इज रिमूव्ड द स्किन टर्न पिंक अगेन लेस दैन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड से कम में वो दोबारा टर्न हो जाती है, यानी उसको दोबारा कैपिलरी में फ्लूइड भर जाता है, इसलिए उसको कैपिलरी रीफिल टाइम कहते हैं। पहले आपने उसको जगह से फ्लूइड रोक लिया, ब्लड रोक लिया, जैसे आपने उठाया तो वो 2 सेकंड से भी कम टाइम में वो दोबारा उसमें आ जाता है ब्लड। तो इसलिए हम कहते हैं कैपिलरी रीफिल टाइम कितना है, लेस दैन 2 सेकंड होता है। अब हम पढ़ने लगे हैं वेन और वेन्यूल्स क्या चीज़ होते हैं। कैपिलरीज मर्ज होकर बनाती हैं वेन्यूल्स, ये याद रखना। अच्छा, दीज ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि आर्टरीज क्या करती थी, टूवर्ड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ये क्या करती हैं, टूवर्ड दी हार्ट। दीज ब्लड वेसल कैरी ब्लड टूवर्ड दी हार्ट की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, वॉल्स ऑफ वेन्स मेड अप ऑफ सेम 3 लेयर ऑफ द टिश्यू एज द आर्टरीज बट देयर वॉल्स आर थिन दैन द आर्टरीज बिकॉज दे रिटर्न द ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू हार्ट विद अ लो प्रेशर। अब क्योंकि ये बॉडी पार्ट से ना ब्लड लाती है वेन्स, आप सबको पता होगा अपर लोअर बॉडी पार्ट से हमारी ये वेन्स जो होती है ना, यही ब्लड लाती है राइट पार्ट ऑफ हार्ट तक। तो ये लाती है ना क्योंकि उनके अंदर कोई पंप तो लगा नहीं है ना, पंप ना होने की वजह से वो प्रेशर लो होता है, वो लो प्रेशर के तहत लाती है, तो इनकी वॉल्स थिनर बनाई गई हैं। तो टुनिका मीडिया वेन्स हैव अ लेस स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू बिकॉज दे स्टैंड फॉर अ लो प्रेशर ऑफ ब्लड। क्योंकि ये लो प्रेशर ऑफ ब्लड को सामना करना पड़ता है इनको, तो इनके अंदर स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू वो क्या होते हैं, कम होते हैं। सम वेन्स हैव वेल्व्स, दीज वेल्व्स आर अपेंडेंट इन द लैम्प्स। सम वेन्स जो होते हैं ना वो वेल्व्स रखती हैं और ये वेल्व्स अबेंडेंट होते हैं इन लैम्प्स, स्पेशली इन लोअर लैम्प्स। लैम्प्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा कौन से लैम्प, लोअर लैम्प में, क्योंकि हेयर ब्लड फ्लो अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी टूवर्ड द हार्ट की जानब मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसलिए यहाँ वेल्व्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। इसके बाद दीज वेल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि इन वेल्व्स का क्या फंक्शन होता है, ये बैकवर्ड फ्लो ना हो ताकि उनको वेल्व्स बंद हो जाते हैं ऊपर पुश करने के बाद बंद, फिर दूसरा वेल्व्स ऊपर पुश करता है वो बंद हो जाता है ताकि बैकवर्ड पीछे ना चला जाए, ग्रेविटी की जानब ना चला जाए। दीज वेल्व्स आर एब्सेंट इन दी वेन्स ऑफ थोरिक्स एंड एब्डामन्स। हमारे थोरिक्स और एब्डामन्स की जो वेन्स होते हैं उनमें वेल्व्स नहीं होते क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट के पास होते हैं। थोड़ा सा पुश किया हार्ट की वेन, हार्ट में चला गया ब्लड, तो इनमें तो वेल्व्स होते ही नहीं हैं। कैपिलरीज एट द वेनस एंड मर्ज टू फॉर्म वेन्यूल्स, वही मैंने आपको पहले बता दिया था। डायमीटर अब इनका बताया गया, इनके फंक्शन के मुताबिक वेन्यूल्स का डायमीटर 20 मैक्रोमीटर है जबकि वेन का 5 मिलीमीटर है, और इस तरह वेना का जो कि लार्जेस्ट वेन है 30 मिलीमीटर।
अच्छा, आप ये फ़र्क बता दें कि वेन्स का साइज़ ज़्यादा होता है आर्टरीज़ की निस्बत, चाहे वेन्यूल्स में अगर कंपैरिजन करें तो वेन्यूल्स 20 माइक्रोमीटर है, जबकि वहाँ आर्टरियोल्स 10 माइक्रोमीटर थे। अगर आप आर्टरीज़ का देखें तो वो 4 माइक्रोमीटर थी, जबकि वेन्स 4 मिलीमीटर थी। अब वेन्स देखें तो 5 मिलीमीटर है। इसके अलावा अगर आयोर्टा का देखें तो 25 थी, जबकि वेना केवा कितने 30 mm है। Veins are called capacitance vessel because the veins have a larger capacity to hold the larger volume of blood because it bring the deoxygenated blood from all body parts। अब क्यों हम इनको कैपेसिटेंस वेसल कहते हैं? क्योंकि हमारी ये पूरी बॉडी पार्ट्स से ब्लड को लाती हैं, सो ये होल्ड करती है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड, ये लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्लड को होल्ड करने की वजह से इनको हम कैपेसिटेंस वेसल कहते हैं। जबकि हम आर्ट्रियोल्स को सिस्टेमिक आर्ट्रियोल्स जो थी ना, उसको हमने किस चीज़ का नाम दिया? रेजिस्टेंस वेसल का। वो पता है आपको क्यों रेजिस्टेंस वेसल का? वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोबारा। इसको हमने रेजिस्टेंस वेसल इसलिए कहा था, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय द आर्ट्रियोल्स आर स्मॉलेस्ट इन साइज, सो दे ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ब्लड वेसल, सो द सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय द आर्ट्रियोल्स आर आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस वेसल्स। क्योंकि ये साइज़ में स्मॉलेस्ट होती हैं तो ब्लड को ज़्यादा रेजिस्टेंस देती है। रेजिस्टेंस देने की वजह से हमें अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर पता चल जाता है। सिस्टेमिक प्रेशर कौन सा प्रेशर था? हमारे बॉडी पार्ट्स का प्रेशर। सो हमें बॉडी का प्रेशर पता चल जाता है, इसलिए हम आर्टरियोल्स को रेजिस्टेंस वेसल, जबकि वेन्स को कैपेसिटेंस वेसल कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी होती है ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को होल्ड करने की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर। ब्लड वेसल का डायमीटर किसके कंट्रोल में आता है? ये हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। और ऑटो नर्वस सिस्टम से क्या सिंपैथेटिक फाइबर्स स्मूथ मसल्स में होते हैं, मतलब जिसके अंदर स्मूथ मसल ज़्यादा, तो उसका ऑटो नर्वस सिस्टम उसके मतलब वो ऑटो नर्वस सिस्टम के ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं। अगर आप एओर्टा में देखें ना तो उसके अंदर स्मूथ मसल का लेस होते हैं, जबकि इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होता है, इसलिए वो एक्सपैंड और रिलैक्स करता है ब्लड वॉल्यूम की बेस पे, ना कि नर्वस सिस्टम के सिग्नल की बेस पे। जबकि अगर आर्ट्रियोल्स को देखें ना, वो इंटरनली स्मूथ मसल का बने होते हैं। तो इंटरनली स्मूथ मसल के बने होने की वजह से इंटरनली स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, तो उनके अंदर स्मूथ मसल के अंदर सिंपैथेटिक फाइबर मौजूद होते हैं, जो कि हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। सो इसकी वजह से वो ज़्यादा रेगुलेट में होते हैं ऑटो नर्वस सिस्टम के आर्ट्रियोल्स। इसके बाद उन्होंने वैसोडिलेशन और वैसो कंस्ट्रक्शन की बात की है। ऑटो रेगुलेशन क्या चीज़ होती है? ऑटो रेगुलेशन दी एबिलिटी ऑफ ऑर्गन टू रेगुलेट ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अपनी नीड के मुताबिक ब्लड को फ्लो करना, उसको कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। यानी कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं ना, ये सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपनी नीड के मुताबिक ब्लड को फ्लो होने की इजाज़त देते हैं। इसके अलावा अगर आप वैसो कंस्ट्रक्शन और वैसोडिलेशन की देखें तो क्या चीज़ होते हैं? वैसो कंस्ट्रक्शन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बिकॉज दे रिड्यूस द एरिया। वैसो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? ये रिड्यूस कर देते हैं एरिया को और ब्लड प्रेशर को। इनके वैसोडिलेटर क्या होता है? ये एरिया को एक्सपैंड कर देते हैं और ब्लड प्रेशर, एरिया एक्सपैंड हुआ तो ब्लड का एरिया एक्सपैंड हुआ तो प्रेशर कम हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, अब बड़ी ट्यूब यूज़ करें, छोटी ट्यूब के अंदर पानी अगर वही स्पीड से आ रहा हो तो छोटी ट्यूब के अंदर पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, जबकि बड़ी ट्यूब के अंदर कम होगी। उसके अलावा वैसो कंस्ट्रक्टर, अगर आपको वैसो कंस्ट्रक्शन करानी है तो कौन से? एड्रेनल मेडुला से एक हार्मोन एपिनेफ्रॉन और एंजियोटेंसिन, दूसरा एंजियोटेंसिन 2, ये वैसो कंस्ट्रक्टर है। जबकि वैसोडिलेटर कौन से हैं? यानी वैसोडिलेशन करानी है तो है किस वक्त होती है? हाइपॉक्सिया हो गया या नाइट्रिक एसिड यूज़ करके वैसोडिलेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कैपिलरी एक्सचेंज, यानी कि कैपिलरीज किस तरह एक्सचेंज करती है। ये तो मैंने पढ़ा दिया कि उसमें से फ्लूइड इंटर होता है, ये कैसे होता है अब ये बताया गया। कैपिलरी एक्सचेंज में इंटरनल रेस्पिरेशन का पता हो आपको, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैपिलरी से कैसे होते हैं, तो पहले आपको इंटरनल रेस्पिरेशन का पता हो। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द कैपिलरीज ब्लड एंड द लोकल बॉडी सेल्स, यानी कि कैपिलरी ब्लड और लोकल बॉडी के सेल्स के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो कैपिलरी ब्लड और किसके दरमियान? लोकल बॉडी सेल्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी वो ऑक्सीजन लेते हैं और कहाँ से? ब्लड से, और वेस्ट दोबारा उस के वेनस एंड के कैपिलरीज के डाल देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इन लंग्स ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन्स ऑफ आरबीसीज। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है ना, ये कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि जो ऑक्सीजन को कंबाइन करके, इसके अंदर हीमोग्लोबिन आयरन होता है। आयरन के अंदर ये क्या एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है।
सो इट कैरिड टू दी टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स हीमोग्लोबिन, एक्स हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये टिश्यू तक कैरिड की जाती है। फ्रॉम द arterial end of the capillaries of fluid which contain nutrients oxygen enter into the tissue। आर्टरियल एंड पे जिस आर्टरियल एंड पे न्यूट्रिएंट्स इंटर होते हैं, फ्लूइड इंटर होता है और ऑक्सीजन इंटर होता है किसके अंदर, टिश्यू के ऊपर। सेल्स ऑफ द टिश्यू यूज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सो द ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द टिश्यू। सेल्स जो होते हैं ना टिश्यू के ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं इसलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है टिश्यू के अंदर। ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज़ अ अनस्टेबल कंपाउंड, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो अनस्टेबल कंपाउंड इसके अंदर स्पेशलिटी है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के अंदर कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से क्या होता है, so it break easily to liberate oxygen such as different conditions such as hypoxia and low pH। जैसे हाइपोक्सिया या लो pH होगी ना तो क्या होता है, ये आसानी से ऑक्सीजन को अपने आप से आज़ाद कर देता है। सो इसलिए हम इसे अनस्टेबल कंपाउंड कहते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म थ्रू द वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स का होता है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये जो होता है ना वेनस एंड में ब्लड स्ट्रीम में दोबारा डिफ्यूज़ हो जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को लंग्स तक बाय मुख्तलिफ वे से ट्रांसपोर्ट करता है, यानी 7% CO2 डिज़ोल्व हो जाती है वाटर ऑफ प्लाज्मा। आज तक हमने पढ़ता रहा कि हीमोग्लोबिन के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट की जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। हीमोग्लोबिन जस्ट 23% करती है, बाकी जो 77% होता है वो डिफरेंट वे से होता है। जैसे कि 7% CO2 ना ये डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के ज़रिए और हमारे लंग्स तक पहुंचाई जाती है, जबकि 23% कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और जबकि 70% जो होती है ना ये कंबाइन हो जाती है सोडियम के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में लंग्स तक पहुंचाई जाती है। और इसके बाद हमने पढ़ना क्या है, न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं, प्लाज्मा जैसे फ्लूइड निकलता है तो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी से एंडोथीलियल कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो छोटे से पोर्स होते हैं वहाँ से निकल आते हैं, तो और सेल्स को वो मिल जाते हैं। कैपिलरीज फ्लूइड डायनामिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, फिर आप पढ़ना। अब ये कैसे होता है, ये कैपिलरीज बनाई गई मैंने, वैसे तो एक ब्लड वेसल बनाएंगे कैपिलरीज की फॉर्म में। ये है आर्टरियल एंड और ये कैपिलरीज का है वेनस एंड। अब दो प्रेशर इधर एक्ट कर रहे होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये मैंने लिखा है, दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों प्रेशर किसकी वजह से हैं, ब्लड के प्रेशर है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ब्लड का होता है लेकिन ये प्रोटीन्स की वजह से होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, स्पेशली एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से। अब यहाँ एट्रियल एंड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, 5 किलो पास्कल। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम क्या होता है, ये चाहता है O2 और फ्लूइड को टिश्यू के अंदर पुश करे। जब ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या काम होता है, वो टिश्यू से क्या करे, टिश्यू से ड्रेन करे फ्लूइड को दोबारा किस में, ब्लड स्ट्रीम में। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। वो चाहता है कि मैं इसे टिश्यू में फेंकूँ, जबकि अगर आप इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को देखें तो वो चाहता है कि टिश्यू से दोबारा ब्लड स्ट्रीम में लेकर आऊँ। अब दोनों के दरमियान एक दूसरे की जंग लगी हुई है। अब डिसाइड क्या करता है, जिसके पास हथियार ज़्यादा होंगे वो उसी की जीत होती है। अब क्या हुआ, इसके पास 5 किलो पास्कल का प्रेशर लगाता है, जबकि ये 3 किलो पास्कल का प्रेशर। अब खुद बताएं कि इसका प्रेशर ज़्यादा है। एक्चुअली ये 5 किलो है, ये 3 है, तो कौन सा 2 किलो पास्कल। 2 किलो पास्कल ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, पुश करता है फ्लूइड को यहाँ टिश्यू के अंदर, जहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना आर्टरियल एंड पे, तो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑक्सीजन सब कुछ इन सेल्स को मिलता है। और सेल्स का वेस्ट जो होता है ना, दोबारा हमने वेनस एंड से फ्लूइड को दोबारा यहाँ तक लाना ताकि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो, क्योंकि यहाँ फ्लूइड निकल गया है ना, तकरीबन 21 लीटर निकल जाता है फ्लूइड डेली का। तो इस 21 लीटर को दोबारा हमने ड्रेन भी तो करना है ताकि इसका वॉल्यूम मेंटेन रहे। तो यहाँ आते क्योंकि उसने फ्लूइड निकाल दिया था ब्लड वेसल से 21 लीटर, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ क्या हुआ, 2 किलो पास्कल हो जाता है वेनस एंड पे। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर, मैंने अभी भी कहा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब फ्लूइड निकल गया तो प्रेशर स्लो हो गया, यहाँ आते आते 2 किलो पास्कल हो जाता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर 3 किलो पास्कल रह जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स की वजह से होता है तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन है किसकी वजह से, प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन ने इस प्रेशर को मेंटेन किया। प्रोटीन को फ्लूइड से मोहब्बत होती है, एक्चुअली वाटर से मोहब्बत होती है। वो कहती है कि तुम्हें हम नहीं जाने देगी, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगाती है 3 किलो पास्कल का। अब देखें किसके पास हथियार ज़्यादा है, इसके पास 3 किलो पास्कल का है, उसके पास 2 किलो का, इसका एक ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, 21 तो गया
ये 17 लीटर दोबारा वेनस एंड तक पहुंचा देगा, क्योंकि सिर्फ 1 किलो पास्कल का ही इसके पास एक्स्ट्रा प्रेशर है। वो जो बच गया 4% वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसके बाद, और इसके थ्रू दोबारा ब्लड स्ट्रीम में ड्रेन किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ जो बुक से हमने पढ़ा है। कैपिलरीज फ्लूइड डायनामिक। कैपिलरीज फ्लूइड मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द टू प्रेशर, दो प्रेशर की मदद से डिटरमाइन करते हैं। वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, अनदर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच पुश द फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज वॉल्स एट द आर्टेरियल एंड इनटू द टिश्यू। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या चाहता है कि मैं पुश करूं किसको, फ्लूइड को, कैपिलरीज की वॉल से कहाँ, टिश्यू तक। कौन से एंड पे? एट द आर्टेरियल एंड, यानी आर्टरीज वाले एंड पे। वेल द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड विच पुश द फ्लूइड बैक इनटू द कैपिलरीज एट द वेनस एंड, वो टिश्यू से पुश कराता है किसमें, वेनस एंड तक फ्लूइड को। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। वो चाहता है कि मैं टिश्यू में फेंकूँ, और जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर चाहता है कि मैं टिश्यू से दोबारा ब्लड स्ट्रीम में लेकर आऊँ। ये यहाँ तक हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसकी वजह से? दोनों तो हैं ब्लड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, दोनों हैं ब्लड के, लेकिन ये होते किसकी वजह से? ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन स्पेशली एल्ब्यूमिन। ऑस्मोटिक प्रेशर उस प्रोटीन एल्ब्यूमिन की वजह से डेवलप होता है, याद रखना। अब क्या होगा? एट द एट्रियल एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ at the atrial end hydrostatic pressure is a 5 kilopascal while the osmotic pressure is a 3 kilopascal। अब वो 5 kilopascal 3 kilopascal, तो 2 kilopascal ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, पुश करेगा फ्लूइड को इनटू दी टिश्यू तक पहुंचा देगा। while at the venous end the capillaries due to less volume of blood at the venous end of capillaries due to the less volume of blood because most of the fluid enter into the tissue। 21 लीटर तो इंटर हो जाता है ना, तो वॉल्यूम तो कम होना चाहिए ब्लड का वॉल्यूम कम होने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर कहलाता है, दूसरे लफ्ज़ों में उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो वो जाते जाते वेनस एंड पर कितना 2 kilopascal रह जाता है, बट दी ऑस्मोटिक प्रेशर रिमेन अनचेंज 3 kilopascal। 3 kilopascal ही रह जाता है। वो क्यों? वो तो प्रोटीन्स की वजह से है ना प्रेशर, वो तो अनचेंज ही रहेगा, ब्लड की वजह से तो है भी नहीं, है तो ब्लड का प्रेशर, लेकिन उसको कंट्रोल किसके है? प्रोटीन में। प्रोटीन्स तो कैपिलरीज से निकल नहीं सकती लार्जर साइज होने की वजह से। सो क्या होता है, तो इससे विच पुश द फ्लूइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब वेनस एंड पे क्योंकि वो 3 kilopascal वो 2 kilopascal वो पुश कर देते दोबारा, तो वही बात है 21 लीटर इंटर होता है, 17 लीटर ड्रेन हो जाता है, जबकि 4 लीटर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें।